हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये हमारा 5th वीडियो है इस चैप्टर का। और आज इससे पहले हमने बच्चों 4 वीडियोज इस टॉपिक पे बनाए हुए हैं, इस चैप्टर पे बनाए हुए हैं। सो बच्चों, वी विल स्टार्टिंग विथ वेल्थ। ठीक है, आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन स्टार्ट होगा बच्चों वेल्थ से। मुझे पता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ आप सबको। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बच्चों मुझे 10-15 मिनट का टाइम होता है, उसके अंदर भी पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ रही तो कमेंट करके नीचे डाल दो, ताकि मैं अगली बार उसको अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो हेंस वी आर स्टार्टिंग विद द बच्चों वेल्थ। बच्चों वेल्थ क्या है, तो हमने आज तक बहुत बार सुना है हमारे पापा की जो भी कार है, घर है हमारा, जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऑब्वियसली पापा के नाम पे ही होगा अभी भी, या फिर दादाजी के नाम पे होगा, या फिर घर में फर्नीचर है, बहुत सारी चीज़ें है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। बच्चों ये क्या हो गई, हमारे लिए वेल्थ हो गई, संपत्ति हो गई, ऐसा हमने आज तक सुना है। बट एज पर इकोनॉमिक टर्म बच्चों, जब हम वी आर स्टडिंग इन इकोनॉमिक्स, बच्चों जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में हम अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तब हमें उसमें वेल्थ को भी पढ़ना होता है। सो एज पर इकोनॉमिक्स बच्चों, एज पर इकोनॉमिक्स वेल्थ मीन्स व्हाट? वेल्थ मीन्स व्हाट बच्चों? इट इज एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर अ मनी। सर एक बार रिपीट करो बच्चों, आपके लिए सिर्फ ध्यान से सुनना। एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू मतलब क्या सर? हर एक चीज जिसको क्या है, मार्केट वैल्यू है, वो वेल्थ है हमारे लिए। यस, अगर वो चीज आप मार्केट में बेच पा रहे हो, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो क्या हो गई बच्चों? आपकी वेल्थ हो गई। यानी सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोडक्शन होता है और सर्विसेज का रेंडरिंग जब होता है, उनसे जब पैसे आते हैं, तो हमारे लिए क्या होगी बच्चों? वेल्थ हो गई है। ठीक है, सो हमारे पास अगर मान लो कोई शुगर की इंडस्ट्री है, वहाँ पे शुगर केन से शुगर बन रही है, तो शुगर बेच के अगर पैसा आता है, तो बिजनेस के लिए शुगर क्या हो गई बच्चों? वेल्थ हो गई है। हल्दीराम ने चिप्स बेचे, ठीक है, टोमेटो के, ओनियन के, और बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको जो भी पसंद होगा, ठीक है, आप खा लेना। लेकिन बच्चों अगर उन्होंने आपको ये प्रोडक्ट्स बेचे हैं और आपसे उन्होंने पैसा लिया है, सो चिप्स इज अ वेल्थ फॉर अ हल्दीराम कंपनी। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। सो बच्चों वेल्थ मतलब क्या, देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, वेल्थ रेफर्स टू द एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर अ मनी टू बी रिगार्डेड एज वेल्थ इज अ कमोडिटी मस्ट पॉजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों वेल्थ में 4 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सो वेल्थ मतलब क्या है, तो हर एक चीज जिसकी मार्केट वैल्यू है और उसके अंदर 4 चीजें उसमें होनी ही चाहिए। नंबर 1 यूटिलिटी, मतलब क्या? इट इज द satisfying power of a commodity. It is the want satisfying power of a commodity. मतलब क्या? कोई भी ऐसी कमोडिटी, कोई भी ऐसा गुड्स जिसकी आपकी क्या हो रही है, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मान लो आप भर धूप में पैदल चल के आए हो, 1.5-2 किलोमीटर के बाद आपको क्या प्यास लगी है, आपने एक दुकानदार के पास गए, वहां से एक पानी की बिस्लरी खरीद ली है। ठीक है, सो बच्चों उसने तो आपकी सेटिस्फैक्शन दिया और आपने एक्सचेंज में क्या दिया? पैसा दिया। तो क्या बिस्लरी की बोतल एम्प्लॉयर के लिए या फिर प्रोड्यूसर के लिए बच्चों वेल्थ हो गई? यस। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेल्थ का? देयर शुड बी अ यूटिलिटी एंड इन दैट कमोडिटी और गुड्स। नंबर 2 बच्चों स्केर्सिटी, मतलब क्या? गुड्स कैसे अवेलेबल होने चाहिए? स्केयर मतलब बच्चों लिमिटेड। ठीक है, उनके डिमांड से ज्यादा उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनकी डिमांड जितनी है, अगर उनसे वो कम रहे, तो कितना भी आपको उसके क्या मिलेंगे? पैसे मिल पाएंगे, यानी प्रोड्यूसर को उसका अच्छा दाम मिल पाएगा। सो बच्चों नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्केर्सिटी। नंबर 3 बच्चों ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, चिप्स हल्दीराम की कंपनी से आपके घर पे आना चाहिए, पानी की बिस्लरी की बोतल हमें मार्केट में मिलनी चाहिए बच्चों, शुगर की इंडस्ट्री से शुगर तैयार होकर हमारे घर पे पहुंचनी चाहिए, तभी इट इज अ वेल्थ फॉर अ प्रोड्यूसर हो पाएगा बच्चों। ठीक है, सो इट इज देयर शुड बी अ ट्रांसफरेबिलिटी इन द गुड्स। और नंबर 4 बच्चों एक्सटर्नलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक्सटर्नलिटी मतलब हर एक चीज वो क्या है, आपकी बॉडी से अलग है। ठीक है, सो वेल्थ आपको डिमांड है पर्टिकुलर चीज की, अगर आपको वो चीज चाहिए तो क्या हो गई? वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों यहाँ पे आके पढ़ते हैं हम भी। देखो नंबर 1 यूटिलिटी, बच्चों मैंने पढ़ा है आपको यूटिलिटी मतलब क्या? इट हैज द
कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट, लाइक फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर। बच्चों रेफ्रिजरेटर में हमें ठंडा पानी मिलेगा, वेजिटेबल्स हमारे अच्छे रहेंगे, फर्नीचर पे हम बैठ के खाना खा सकते हैं, चेयर पे बैठ के हम टीवी देख सकते हैं, यस और नो। सो बच्चों उसमें हमारे लिए यूटिलिटी है कि नहीं? यस हमारे लिए है। और सामने वाली पार्टी को मतलब प्रोड्यूसर को कैसे यूटिलिटी है, उसको क्या मिल रहा है बच्चों? पैसे मिल रहे हैं। तो क्या फर्नीचर की मार्केट वैल्यू है? यस और नो है। तो वो क्या हो गया उसके लिए? वेल्थ हो गया, और हमने उसको यूज किया तो हमें उसकी यूटिलिटी है। नंबर 2 बच्चों स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब क्या है? डिमांड से ज्यादा उसका अवेलेबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो कमोडिटी मस्ट बी स्केयर इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड, मतलब डिमांड जितनी है उससे कम होनी चाहिए, तभी तो वैल्यू आएगी, तभी तो पैसा आएगा ना, ऐसे थोड़ी है। ठीक है सर, पैसा तो बाद में भी आएगा, अवेलेबिलिटी ज्यादा रही तो यस रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। बट बच्चों जितना एम्प्लॉयर कमाना चाहता है उतना नहीं रहेगा। फिर भी इन स्पेसिफिक बच्चों स्केयर होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। कैसे? गुड्स का गुड्स, ठीक है। और बहुत सारे अगर अवेलेबल है तो मान लो फ्री हो जाएगा सब कुछ। अगर फ्री हो गया तो उसकी एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, एक्सचेंज वैल्यू नहीं है तो फिर खत्म है खेल। क्यों पढ़ेंगे हम वेल्थ का कॉन्सेप्ट? ठीक है ठीक है, क्लियर है सबको? सो यहाँ पे आप बच्चों आके समझते हैं अभी। इफ इट इज the commodity must be scarce in supply in relation to its demand if it is to be included in terms of wealth. For example, all economic goods for which prices is paid. अच्छा छोड़ दो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हर एक चीज को, हर एक इकोनॉमिक गुड्स बच्चों जिसके लिए हमने प्राइस पेड किया है वो क्या हो गई हमारे लिए? वेल्थ हो गई है। ठीक है, मतलब जिसको आपने पेड किया है प्राइस उसके लिए वो वेल्थ हो गई है। ठीक है। नंबर 3 बच्चों ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी मतलब a commodity should be transferable from person to person as well as place to place। मैंने बताया आपको 2-3 एग्जांपल दिए, हल्दीराम का दिया, शुगर इंडस्ट्री का दिया, ठीक है, फर्नीचर का दिया। तो बच्चों प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होना चाहिए। इफ द गुड्स इज अ मटेरियल और टेंजेबल देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लाइक व्हीकल, ज्वेलरी। मतलब क्या बच्चों? गुड्स कब ट्रांसफर होगा? गुड्स कब ट्रांसफर होगा? जब वो टेंजेबल फॉर्म में होगा, मतलब जब आप उसको टच कर पाएंगे, आप उसको फील कर पाएंगे, आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, तभी गुड्स क्या होगा? ट्रांसफरेबल होगा। अगर ट्रांसफरेबल होता है तो इट कवर्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट बच्चों एक्सटर्नलिटी। अ गुड कैन बी ट्रांसफर ओनली इफ इट इज एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी का पार्ट होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। इट शुड बी द एक्सटर्नल, इट शुड बी द एक्सटर्नल टू द ह्यूमन बॉडी। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इनकम का कॉन्सेप्ट। पर्सनल इनकम मतलब क्या बच्चों? कुछ नहीं, सिंपल है, जितना आपने कमाया है फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेस। बच्चों हम इसे ऑल सोर्सेस, और अदर ने ऑल सोर्सेस से जितना भी कमाया है सो उसे क्या कहेंगे हम? पर्सनल इनकम कहेंगे। सर अभी भी समझा नहीं है, मतलब क्या? अब मान लो 4 अलग बंदे हैं, चारों में से एक क्या सैलरी पे जा रहा है, मतलब नौकरी कर रहा है, दूसरा बिजनेस कर रहा है, तीसरा अपना घर रेंट पे देके पैसे कमा रहा है, चौथा लॉटरी वगैरह गेम खेल के पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो चारों लोग हैं, चारों लोगों ने अलग अलग पैसा कमाया है। सो बच्चों पर्सनल इनकम मतलब क्या? 4 अलग अलग पर्सन से। सो पर्सनल इनकम डिवाइड होगा, हर किसी का अलग अलग है, तो इसका इनकम, इसने जो भी कमाया, इसने कहां से कमाया है? सैलरी से। अगर इसने पैसे कमाया है तो इट इज द हिज पर्सनल इनकम। देखो यहाँ पे अर्निंग रिसीव्ड बाय द पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेस कॉल्ड हिज पर्सनल इनकम। अच्छा, ये सैलरी पे भी जा रहा है और इसका घर भी बहुत बड़ा है, तो उसने क्या कर दिया? घर पे भी रेंट को दे दिया है, तो वो आएगा कहीं उसके इनकम में? यस बिल्कुल आएगा। सो ऑल सोर्सेज, जितने भी सोर्सेस है उसके अच्छा, ये भी व्यक्ति भी क्या कर रहा है? अभी उसको रात को समय मिल रहा है तो उसका खुद का शॉप भी है, वहां पे जाके भी बैठ रहा है, मतलब वहां से भी पैसा कमा रहा है। सो एक ही व्यक्ति सैलरी से पैसा कमा रहा है, एक ही व्यक्ति बिजनेस से पैसा कमा रहा है, एक ही व्यक्ति अपना घर रेंट दे के भी पैसा कमा रहा है। और तो कभी कभी हो सकता है ये खेल भी ले लॉटरी, थोड़ा गैम्बल में जीत भी जाए। तो बच्चों सारे सोर्सेस से जितना भी इनकम आता है तो उसे हम कहेंगे पर्सनल इनकम। और अभी देखेंगे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी हम क्या देख रहे हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बच्चों ये क्या होता है? देखो गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस होते हैं, जो गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस होते हैं, इनकम टैक्स तो हमें लगेगा ही डायरेक्टली, पहले वेल्थ टैक्स लगता था लेकिन अब अबॉलिश हो गया है। ठीक है, सो बच्चों जो इनकम टैक्स हमें देना पड़ता है, मान लो आपके पापा की इनकम 7 लाख रुपए है, उसमें से आपके पापा का 50,000 रुपये इनकम टैक्स गया है, तो बच्चे कितने आपके पास? 6,50,000। सो इट इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। मतलब आप अब इतना इनकम खर्च कर सकते हो, जिसके ऊपर आपने गवर्नमेंट को पहले ही बहुत सारी राशि दे दी गई है। ये लो गवर्नमेंट आपका पार्ट, कितना अच्छा बिजनेस है ना,
125 करोड़ 135 करोड़ लोग रहते हैं, कम से कम 50 करोड़ बिजनेस तो अलग अलग छोटे छोटे मोटे मिला के, ठीक है। सो इन सब का मिला के बहुत सारा गवर्नमेंट कमा लेती है, जीएसटी तो अलग ही लेते हैं, तो छोड़ दो। लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आपको समझा है क्या बच्चों? इट इज़ द इनकम बच्चों, इट इज़ द इनकम विच इज रिमेन आफ्टर पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे हम, इट इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच इज लेफ्ट ओवर आफ्टर पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। बच्चों जो भी बचता है, किस कब बचेगा? डायरेक्ट टैक्सेस को पेमेंट करने के बाद। इट इज योर इनकम, इट इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सच एज इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स का पेमेंट करके आप वो जितना भी बचेगा, ये क्या हो गया हमारे लिए बच्चों? ये क्या हो गया हमारे लिए? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा अभी हम आगे जाएंगे, अब इनको थोड़ा एक लुकआउट कर लेते हैं। फिक्स इनकम मतलब क्या? जितना भी पर्टिकुलर पीरियड से आ रहा है, लाइक सैलरी, ठीक है, या फिर रेंट, बच्चों जितना भी मिलेगा एक पर्टिकुलर पीरियड में, क्या हो गया हमारे लिए? फिक्स इनकम हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं फ्लक्चुएटिंग इनकम मतलब क्या? जो बच्चों फ्लक्चुएट होगा, जो चेंज होगा, जैसे कि प्रॉफिट, एम्प्लॉयर का प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट कैसे होता है? चेंज होते रहता है, ठीक है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी जीरो भी होता है, कभी नेगेटिव भी होगा। सो इट इज़ अ फ्लक्चुएटिंग इनकम। बच्चों मनी इनकम मतलब क्या? जितना भी सैलरी कैश आ रहा है, कैसे हाथ में आ रहा है, पैसे में, बैंक में आ रहा है, तो इट इज़ योर मनी इनकम। बच्चों रियल इनकम मतलब क्या? अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है, ध्यान से समझना। बच्चों रियल इनकम मतलब परचेसिंग पावर। रियल इनकम मतलब क्या? परचेसिंग पावर ऑफ मनी। सर मतलब क्या? देखो ध्यान से समझना, आप ना लास्ट ईयर बच्चों आपके पापा 25,000 रुपये महीना कमा रहे थे। इस साल अभी भी पापा के कोविड की वजह से ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन पापा 25,000 ही कमा रहे हैं, तो आपके हिसाब से मनी इनकम जो है वो कांस्टेंट है। यस, बट परचेसिंग पावर में चेंज आ सकता है क्या? यस आ सकता है। रियल इनकम में चेंज आ सकता है क्या? यस आ सकता है। क्यों सर? क्यों सर? क्यों सर? एक एग्जाम्पल के तौर पर छोटी सी बात बोलता हूँ, ठीक है। मान लो आपने लास्ट ईयर एक टीवी देखा था, उसकी कीमत 25,000 थी, लेकिन आपने सोचा था कि अगले साल लेंगे, प्राइजेस कम हो सकती है, तो आपने नहीं लिया। अभी आप मार्केट में गए और सेम टीवी बच्चों, वही मॉडल, वही प्राइस, सॉरी वही मॉडल था, वही साइज थी, वही शेप था, वही सब कुछ था, कंपनी भी वही थी, लेकिन वो आज 28,000 की मिल रही है। सो बेसिकली हुआ क्या बच्चों? यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ पे आपकी परचेसिंग पावर कम हुई है। सर परचेसिंग पावर कैसे कम हुई? बेटा पापा की सैलरी कितनी थी लास्ट ईयर? 25,000 सर। अभी कितनी है? 25,000 है। तो लास्ट ईयर क्या आपके पापा वो सैलरी एक महीने की सैलरी में खरीद पाते थे क्या? यस खरीद पाते थे। आप खरीद पाएंगे क्या? नहीं सर, दूसरे महीने का पैसा ऐड करना पड़ेगा। यस बच्चा, तो क्या हुआ यहाँ पे? आपकी परचेसिंग पावर क्या हुई? कम हुई। So this is our real income. It is the purchasing power of money income. Commodities purchased out of the money income. अब समझा बच्चों? ठीक है, आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम मतलब क्या? तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट से आपको रेवेन्यू आएगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। लाइक कि रेंट पे हमने घर दे दिया, तो हमें क्या मिल रहा है वहाँ से? पर्टिकुलर 10,000 रुपये महीने का रेंट मिल रहा है, तो ये क्या होगा हमारे लिए? कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। द इनकम इज पेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब रिड्यूसल इनकम मतलब क्या बच्चों? आपके जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, महीने के 25,000 पापा की सैलरी है, 25,000 में से 15,000 रुपये तो महीने के खर्चे ही है, ठीक है। जो लाइक ग्रोसरी मिला के बहुत सारे डिश टीवी से लेके मोबाइल रिचार्जेस की, आपके बिल पेमेंट करने के तक की, LIC पॉलिसी या फिर म्यूचुअल फंड की सिप तक के सारे खर्चे पापा के हैं 15,000 रुपये महीने के। सो 25,000 में से 15,000 गए, 10,000 रुपये आपके बच रहे हैं, वो क्या हो गया हमारे लिए? रिड्यूसल इनकम। अब अर्न इनकम मतलब क्या? अर्न इनकम मतलब होता है बच्चों, और इनकम ऑब्टेन आफ्टर द पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लाइक बच्चों रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बच्चों ध्यान से समझना, कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग बिजनेस करेगा, ठीक है, या फिर अलग अलग काम करेगा। लाइक कि जो देखो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाएगा बच्चों, वही पैसा अगर उसने बैच पे किसी को दिया तो उसको इंटरेस्ट आएगा। वही व्यक्ति अगर किसी फैक्ट्री में काम करने गया तो उसको वेजेस मिलेंगे, और उसने अगर वो फैक्ट्री चलाने के लिए अपनी जगह रेंट पे दी है तो वहाँ पे रेंट उसको इनकम आएगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 अलग अलग है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर एंड कैपिटल, उनके हिसाब से उनको दिया जाएगा। जो इसका डिस्कशन है अगले वीडियो में हम करेंगे। और बच्चों होता है अर्न इनकम, मतलब क्या बच्चों? जो अपनी इनकम कमाया ही नहीं, आपसे छूट गया है, ठीक है। लाइक कि आपने लॉटरी के लिए टिकट निकाली, लेकिन आपने आपको मिली ही नहीं लॉटरी। इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज विदाउट इंडल्जिंग एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, लाइक विंडफॉल गेन्स, लॉटरी प्राइजेस, ठीक है। तो इनसे अगर आपने कुछ पैसा कमाया है
तो ये क्या हो गया हमारे लिए बच्चों, अर्न इनकम हो गया। ठीक है, इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज विदाउट इंडल्जिंग इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बच्चों अर्न इनकम मतलब क्या, ऐसा इनकम बच्चों, अर्न इनकम मतलब क्या, अनअर्न इनकम मतलब क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको इनकम हुआ है, तो क्या हो गया हमारे लिए अनअर्न इनकम। लाइक कि दोपहर 2 बजे क्या हुआ, लॉटरी की टिकट खरीद ली, सो गए, दोपहर में सो गए, रात को 10 बजे उठ के आपको अपना दोस्त का फ़ोन आ रहा है कि लॉटरी की टिकट क्यों ली है और देखो तुम्हारा सीट, तुम्हारा नंबर कौन सा है, तो आपने दिखा दिया उसको, तो आपका नंबर बिल्कुल ही सेम था जो लॉटरी की 1 करोड़ की टिकट पे था, तो ये आपने इनकम कमा लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे लिए अनअर्न इनकम। अर्न इनकम मतलब क्या, अनअर्न इनकम मतलब क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको इनकम हुआ है, तो क्या हो गया हमारे लिए अनअर्न इनकम। लाइक कि दोपहर 2 बजे क्या हुआ, लॉटरी की टिकट खरीद ली, सो गए, दोपहर में सो गए, रात को 10 बजे उठ के आपको अपना दोस्त का फ़ोन आ रहा है कि लॉटरी की टिकट क्यों ली है और देखो तुम्हारा सीट, तुम्हारा नंबर कौन सा है, तो आपने दिखा दिया उसको, तो आपका नंबर बिल्कुल ही सेम था जो लॉटरी की 1 करोड़ की टिकट पे था, तो ये आपने इनकम कमा लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे लिए अनअर्न इनकम हो गया। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझा होगा। आज के लिए यही रुकते हैं बच्चों, थैंक यू।